नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे, हमने बहुत सारे टॉपिक खत्म कर लिए हैं। पॉलिटी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमने खत्म कर लिए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संसद की समितियों के बारे में। हमने संसद को पूरी तरीके से पढ़ लिया है, तो संसद की समितियां आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। ठीक, प्रीवियस ईयर में देखो लोक लेखा समिति वगैरह, प्राक्कलन समिति इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जल्दी शुरू करते हैं। देखो, संसद में कितने प्रकार की समितियां होती है? तो दो प्रकार की समितियां होती हैं। एक होती है स्थायी और दूसरी होती है तदार्थ, मतलब कि अस्थायी समिति। तो स्थायी समितियां क्या होती हैं? तो इनका गठन जो होता है ना, प्रत्येक वर्ष पर होता है। स्थायी समितियों का गठन जो होता है वो प्रत्येक वर्ष होता है। ठीक है, और सदस्य इसमें कितने होते हैं? अधिकतम 31। और 31 सदस्यों में से 21 सदस्य तो आपके लोकसभा से होते हैं और 10 सदस्य कहां से होते हैं? राज्यसभा से। तो इसको हम ध्यान रखेंगे कि स्थायी समिति होती है, इसका गठन जो होता है आपका प्रत्येक वर्ष किया जाता है और इसमें 31 सदस्य होते हैं, जिसमें से आपके 21 सदस्य लोकसभा के और 10 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, अब तदार्थ समिति क्या होती है? ये अस्थायी समितियां होती हैं। इनका किसी प्रयोजन, जब कोई मतलब विशेष चीज होती है या समिति बनानी होती है, तो विशेष समिति के लिए ही इनका गठन किया जाता है। तो इनका किसी विशेष प्रयोजन के लिए गठन किया जाता है। तो ध्यान रखना, संसद में कितने प्रकार की समितियां होती हैं? तो दो प्रकार की समितियां होती हैं। एक होती है स्थायी और दूसरी होती है तदार्थ समिति या अस्थायी समिति। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो समितियां एग्जाम में पूछी जाती है उसमें से एक है लोक लेखा समिति। अब लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे कि भारत शासन अधिनियम जो 1919 था, उसके तहत 1921 में इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? 1921 में लोक लेखा समिति का गठन हुआ था। अब इसमें सदस्य कितने हैं? तो सदस्य इसमें होते हैं 22 सदस्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है कि 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 तो आते हैं लोकसभा से और 7 आते हैं आपके राज्यसभा से। तो इसको भी कंठस्थ करना कि 15 आते हैं लोकसभा से और 7 कहां से आते हैं? राज्यसभा के। तो लोक लेखा समिति के जो सदस्य होते हैं, इनका निर्वाचन कैसे किया जाता है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। तो समानुपातिक जो प्रतिनिधित्व है, उसके द्वारा लोक लेखा समिति के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव होता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 1 वर्ष का होता है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि किस कार्यकाल 1 वर्ष का है। ठीक है, 1 वर्ष के बाद फिर से अगले वर्ष नई समिति बनती है। तो किसी मंत्री का निर्वाचन नहीं हो सकता है। जो लोक लेखा समिति है, इसमें किसी भी मंत्री का निर्वाचन नहीं हो सकता है। कोई मंत्री इसमें सदस्य नहीं हो सकता है। अब एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है विपक्षी दल से कि 1967 ये टाइम याद रखना है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं कि 1967 से सदस्य समिति का जो अध्यक्ष है, समिति का जो अध्यक्ष है वो विपक्षी दल से होगा। कहां से होगा? वो अपोजिशन पार्टी से होता है जो समिति का अध्यक्ष है। कब से? 1967 से। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब कार्य क्या होते हैं लोक लेखा समिति के? कार्य क्या है कि कार्य जो सीएजी की जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, तो सीएजी की जो भी रिपोर्ट होती है, वार्षिक रिपोर्ट होती है, जो वो राष्ट्रपति के सामने रखता है, तो राष्ट्रपति संसद के सामने रखती है, संसद इस समिति के पास भेज देती है रिपोर्ट, और ये सीएजी की जो रिपोर्ट है, वार्षिक प्रतिवेदनों की जो रिपोर्ट होती है, उसकी जांच करती है। तो क्या लोक लेखा समिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो ध्यान रखना, अगर ये कोई अनुशंसाएं देती है तो अनुशंसाएं परामर्शी होती है, बाध्यकारी नहीं होती कि इसने कोई भी अनुशंसा दे दी तो उसको मानना अनिवार्य है। ये केवल परामर्शी होती है। क्योंकि यह कार्यकारी निकाय नहीं है, कोई भी कार्यकारी निकाय नहीं है, इसलिए यह आदेश नहीं दे सकता है। अगर सीधी बात कहा जाए तो लोक लेखा समिति का केवल इतना कार्य है कि जो सरकार ने व्यय किए हैं, आय जो भी जो आपकी वार्षिक खर्चा वर्चा किया है, तो उसमें क्या करना है कि उसको देखना है कि उन्होंने सही किया है या गलत किया है। और जबकि वो चीज हो चुकी है, तो एक तरीके से अगर कहा जाए तो लोक लेखा समिति जो है ना, एक तरीके से स्वपरीक्षण का काम करती है। और क्योंकि अनुशंसाएं बाध्यकारी है ही नहीं, जब बाध्यकारी नहीं तो मतलब नहीं बनता है। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लोक लेखा समिति के बारे में पॉइंट्स पूछ देते हैं तो पॉइंट आपको क्लियर हो गए। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट समिति है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति से एग्जाम में बहुत आता है। तो उसका गठन कब हुआ था? 1921 में गठन हुआ था। अब 1921 में हुआ था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो हमारे वित्त मंत्री थे उस समय के, जॉन मथाई, तो जॉन मथाई ने क्या किया स्वतंत्रता के बाद कि उनकी सिफारिश पर 1950 में इसका गठन किया गया। फिर से स्वतंत्र भारत का प्राक्कलन समिति गठन किया गया। इसका भी चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। इसको ध्यान रखना है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर इसका चुनाव होता है। कार्यकाल कितना होता है? सेम। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति सेम जो होता है 1 साल के लिए होता है। क्या कोई मंत्री इसका सदस्य हो सकता है? तो कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसकी नियुक्ति जो प्राक्कलन समिति वगैरह है, इनकी अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होती है, लेकिन जो इसका अध्यक्ष बनता है वो सत्ताधारी दल का बनता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति में जो अध्यक्ष बनता है वो विपक्षी दल का होता है। इसको ध्यान रखना। लेकिन प्राक्कलन समिति में जो अध्यक्ष बनता है वो सत्ताधारी दल का होता है। कहां का होता है? सत्ताधारी दल का होता है। इसको ध्यान रखेंगे। जो मेजोरिटी में पार्टी है उस समय, तो उसमें से ही उसका दल का अध्यक्ष होता है। अच्छा, बजट प्राक्कलन समिति का काम क्या होता है कि बजट प्राक्कलनों की जांच के लिए, अगर बजट प्राक्कलनों पे वो तभी जांच कर सकती है। मेन चीज ये है कि जितना सरकार ने खर्च किया है, यही दोनों समितियां यही काम करती हैं। तो अगर संसद में मतदान हो गया उसके बाद ही ये बजट प्राक्कलनों पर क्यों जांच कर सकती है, वरना नहीं कर सकती है। अगला है कि संसद की नीतियों पर क्या प्राक्कलन समिति संसद की नीतियों पर सवाल उठा सकती है? तो ये सवाल नहीं उठा सकती है। मतलब इसका भी काम कहीं ना कहीं स्वपरीक्षण का ही है। लेकिन एक चीज है कि लोक लेखा समिति में जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है वो मदद करता है, लेकिन प्राक्कलन समिति में पूरी तरीके से मदद नहीं कर पाता है। आगे बात करते हैं कि
देखो इसमें क्या होता है, मंत्रालय दिए जाते हैं। प्राक्कलन में क्या होता है कि मंत्रालय दिए जाते हैं। अब मंत्रालय में क्या है कि प्रत्येक वर्ष अलग अलग मंत्रालय मिलते हैं, तो एक ही साल में सारे मंत्रालयों की जांच नहीं करता है। मतलब गिने चुने मंत्रालय दे दिए जाते हैं कि मान लीजिए एक साल में 3 से 4 मंत्रालय की जांच करना है, तो इस तरीके से तो कई सालों तक सारे मंत्रालयों की जांच ही में टाइम लग जाता है। तो एक तरीके से कहा जाए कि इनका भी काम स्वपरीक्षण का है और इसकी भी जो अनुशंसाएं हैं वो परामर्शी हैं, बाध्यकारी नहीं है, तो कोई मतलब नहीं बनता है। बस इतना है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान रखना है। लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति काफी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं, कुछ समितियां और बची हुई हैं उनके बारे में, ठीक है, जल्दी से देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ी सी जो समितियां बची हुई हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। तो सार्वजनिक उद्यम समिति, जो मेन इंपॉर्टेंट तीसरी समिति बनती है वो है आपकी सार्वजनिक उद्यम समिति, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर कब गठन हुआ था? 1964 में। तो सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन कब हुआ था आपका? 1964 में। किस समिति की सिफारिश पर? तो कृष्ण मेनन। अच्छा, इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं टोटल। 15 कहां से आते हैं? लोकसभा से, और 7 कहां से आते हैं? राज्यसभा से। ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि कितने सदस्य कहां से आते हैं। और ये पहले सदस्य कितने हुआ करते थे उसमें? 15, लेकिन उसको बढ़ाकर क्या कितने कर दिए गए? 22 सदस्य। आगे बात करते हैं, इसका चुनाव भी जो होता है ना समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा ही होता है, चाहे लोक लेखा समिति हो, प्राक्कलन समिति हो या आपकी सार्वजनिक उद्यम समिति हो, तीनों के जो चुनाव होते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा ही होते हैं। कार्यकाल इसका भी 1 वर्ष का है। इसमें भी कोई मंत्री सदस्य नहीं बन सकता है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। देखो तकनीकी मामलों की जांच नहीं कर सकते क्योंकि पुराने तरीके से जांच करते हैं, तो इस तरीके इसके सदस्य होते हैं तो तकनीकी मामलों पर जांच नहीं कर सकती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आते हैं सार्वजनिक उद्यम समिति, जिसको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं आचार समिति, एग्जाम में बहुत पूछते हैं। तो आचार समिति गठन राज्यसभा में कब हुआ था? तो 1997 में। लोकसभा में कब हुआ था आपका? सन 2000 में। तो दोनों में अलग अलग हुआ था, राज्यसभा में पहले हुआ था, लोकसभा में बाद में हुआ था। अच्छा, आचार समिति का कार्य क्या होता है? तो जो संसद है उसमें आचार संहिता को लागू कराना, क्या आचार संहिता को संसद में पूरी तरीके से लागू कराना, इसका काम होता है। तो ये है आचार समिति। 1997 राज्यसभा और 2000 लोकसभा में। कार्य सलाहकार समिति का देखते हैं आगे कितने, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सदस्य कितने होते हैं इसमें? तो लोकसभा में अलग अलग बनती है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग बनती है। तो 15 सदस्य लोकसभा में, जब लोकसभा की समिति जो होती है कार्य सलाहकार समिति, उसमें 15 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में ये 10 हो जाते हैं, ठीक है। अध्यक्ष जो होते हैं लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या होता है कि संसद के जो भी कार्यक्रम है, जो उनको समय सारणी को नियमित करना, संसद में जो भी कार्य चल रहे हैं, जो भी काम हो रहे हैं, उनकी समय सारणी को नियमित करना, ठीक है। तो ये कार्य सलाहकार समिति हो गई इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं नियम समिति। तो नियम समिति में लोकसभा अलग अलग बनती है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 15। राज्यसभा में कितने होते हैं? 16। अच्छा, इसका काम क्या होता है कि कार्य पद्धति का संचालन, कार्य पद्धति और संचालन से संबंधित संसद के जितने भी कार्य होते हैं, कार्य पद्धति उनका संचालन करवाना कैसा काम होता है? नियम से। तो ये नियम समिति का कार्य होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान रखना। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बने हैं, ठीक है। आवास समिति के बारे में बात करते हैं। तो आवास समिति में कितने सदस्य होते हैं? बच्चों ध्यान रखो, तो 12 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 12 सदस्य होते हैं। अब देखो संसदीय मंच और संसदीय समूह, यहां से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। तो संसदीय मंच क्या हम बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली बार कब बना था? देखो मंच वहां बनाए जाते हैं जो विशेष कोई मुद्दे होते हैं, जैसे शिक्षा को लेकर हो, युवाओं को लेकर हो, पर्यावरण को लेकर हो, प्रदूषण को लेकर हो, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर हो। तो यहाँ पर संसदीय मंच बनते हैं, ठीक है। क्या बनते हैं? संसदीय मंच बनते हैं, इन्हें पार्लियामेंट्री फोरम वगैरह बोलते हैं। तो गठन किया जाता है इसका। पार्लियामेंट्री फोरम का गठन कब हुआ था पहली बार? तो 2005 में किया गया था, इसको ध्यान रखना है, ठीक। वर्तमान में कितने फोरम है? तो 8 हैं इस समय, वर्तमान में 8 फोरम है। अध्यक्ष इसके कौन होते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। प्रत्येक फोरम से 31 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। देखो जितने भी फोरम बनाए जाएंगे, मंच बनाए जाएंगे, वहां पर उसमें 31 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। तो प्रेजेंट में संसदीय मंच को हमने पढ़ लिया है। संसदीय फोरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी विशेष महत्व के लिए यहाँ पर संसदीय मंच बनाए जाते हैं। आगे बात करते हैं संसदीय समूह के बारे में। तो संसदीय समूह का गठन कब हुआ था? 1949 में। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। अब पार्लियामेंट्री ग्रुप, अब पार्लियामेंट्री ग्रुप का मतलब ये होता है कि बहुत सारे सदस्य हैं, ग्रुप जो पार्लियामेंट्री ग्रुप के जो सदस्य होते हैं वो विदेश यात्रा वगैरह करते हैं कि किसी देश के साथ अगर मिलने जाना है तो वही सदस्य बाहर मिलने जाते हैं जो इस मंच के 6 महीने से पहले सदस्य बन चुके हैं, उन्होंने आवेदन दे रखा है। तो संसदीय समूह के जो लोग हैं वही विदेश यात्रा करते हैं और विदेशी समकक्षों से संपर्क करते हैं। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट है, सारी समितियां हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान रखना, एक बार देख लो और बस मेन पॉइंट पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो आज के लिए इतनी बहुत है। लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो, ठीक है। एग्जाम बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो लगभग आधी हमारी पॉलिटी खत्म होगी, बस आधी बची है। उसके बाद हम अगला कोई उठाने वाले हैं, कोई नया सिलेबस उठाने वाले हैं हम लोग, शायद हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ेंगे। तो इस ध्यान रखो, इसको लगातार कंटेस्ट करो, ठीक है, और मेहनत करो, लगातार पढ़ाई करो। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद।